हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्लास 10 का लिए छात्रों के लिए बहुत अच्छा से के लिए आप लोग आइए और जुड़िए साइंस स्मार्ट क्लासेस पे और चैनल पे। अगर चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट जरूर करना। दोस्तों आज लेकर आए क्लास 10 के लिए फिजिक्स भौतिक में प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर दूसरा है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में से का चैप्टर पहला है, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। आज पूरा फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन पूरा और पूरा फुल का प्रकाश का अपवर्तन पूरा फुल पढ़ने वाले हैं। क्या क्या आते हैं एग्जाम में उसके बारे में बताया जा रहा है प्यारे बच्चों। अगर इस प्रकाश का अपवर्तन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा में, यहीं से प्रश्न बहुत लोग आते हैं, कम से कम तो बहुत लोग प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा से वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत अच्छा कवर करने वाले हैं आप लोग के प्रकाश का अपवर्तन। बहुत लोग लागू उठाइए दिल उठाइए, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पूरा अच्छा से समझाया जाएगा। बिल्कुल भी आसानी से लेकर आया है इस वीडियो में, अच्छा से देखना और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ाया जाता है और इसका लिए अपना दोस्त के पास जरूर शेयर करना दोस्तों। क्योंकि स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा का परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे में पानी की तरह पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, मानी एक बाल्टी है, बाल्टी में अगर पेंसिल के पीछे कहेंगे तो डूब दिखाई देगा, तो इसी कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देते हैं। क्या प्यारे बच्चों, एक और है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ सिक्का के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना है, एक प्रकार का प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। क्योंकि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ सिक्का तो ऊपर का उठा हुआ प्रतीत होना है। प्यारे बच्चों आगे की देखते हैं, नोट में क्या क्या कहा आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि नोट पॉइंट में बहुत अच्छे लिखा है प्यारे बच्चों। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में नोट पॉइंट लिखा हुआ है, यहीं से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि कि प्रकाश के 4 निवान या शून्य के 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो 3 लाख प्रति सेकेंड होता है। पर बच्चों कहेंगे कि प्रकाश के चाल कितना होते हैं, प्रकाश के चाल निवान में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा होता है। अब चलिए इसको होता है। अब दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश के चाल पानी में 2,85,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। इसका ये बोलते हैं तो इसका 2,25,000 किलोमीटर घंटा होता है। आगे चलिए तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल कांच में कितने किलोमीटर होते हैं, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से होता है इसका प्रकाश की चाल कांच में। आज आगे आते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि कहता है कि वायु की अपेक्षा, यह रखना प्यारे बच्चों, वायु की अपेक्षा पानी का प्रकाशन संघन माध्यम होता है और पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाशन संघन माध्यम होता है और कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश विरल माध्यम होते हैं। कैसे होता है आखिर हम फिगर से आप लोग को बताया जाएगा। अब आइए उसके बाद आइए हम बताए जाने वाले हैं। जैसे इसको छोटा साइज कर लेते हैं, आप लोग को अच्छा से समझाएंगे, बिल्कुल भी आसानी से समझाएंगे, आप अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्याएं, आपतित किरण को क्या कहते हैं, एक है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में इसका अगर आपतित किरण को खींचेंगे तो कुछ सीधे ना जाकर कुछ पीछे मुड़ जाती है, सीधा ना जाकर दिशा को परिवर्तन कर देते हैं, इसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। क्योंकि अगर किसी सतह से टकराती है तो हल्का मुड़ जाती है, क्योंकि सीधा नहीं जाती है। क्योंकि किसी सतह से टकराती है आपतित किरण तो किसी सतह से मुड़ जाती है, थोड़ा सा दिशा को चेंज कर देती है, तो किसके कारण हो रही है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आप जानेंगे कि आपतित किरण किसको कहें, क्योंकि 2 माध्यम है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। ऊपर में हुआ प्रधान अक्ष के ऊपर हुआ तो प्रथम माध्यम, प्रधान अक्ष के नीचे हुआ दूसरा माध्यम हुआ। तो इसका मतलब कहता है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया है पी क्यू है, देखिए पी क्यू है, जिसमें पी से लेकर क्यू हुआ वो आपतित किरण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। क्यू से आर तक उसको अपवर्तित किरण कहा जाता है, और जो एन से लेकर एम तक हुआ उसको अभिलंब कहते हैं, और जो ए से बी के ऊपर हुआ वायु हुआ और ए से बी के नीचे हुआ वो कांच हुआ, तो उसका कहते ऊपर में हुआ, ऊपर वायु के ऊपर होता तो संघन माध्यम होते हैं, नीचे होता है विरल माध्यम। आगे की बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों समझिए कि आपतन बिंदु किसको कहें, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में क्यू आपतन बिंदु है, जो क्यू है प्यारे बच्चों आप लोग को दिखाते हैं, जो क्यू है तो आपको यहाँ पर जो क्यू है यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आपको यहाँ आपतन बिंदु के नाम से पुकारे जाते हैं, आपतन बिंदु के नाम से पुकारे जाते हैं। आप लोग प्यारे बच्चों आगे की जानेंगे अभिलंब किसको कहेंगे, उसके बारे में समझेंगे। अभिलंब के बारे में समझेंगे कि अभिलंब है क्या, अभिलंब के बारे में समझेंगे। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई नम को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में एन और क्यू एम अभिलंब है, एन क्यू एम, देखिए प्यारे बच्चों बता रहे हैं एन क्यू एन, एन से क्यू एम ये अभिलंब हुआ। देखो
एन से क्यू, क्यू से एम हुआ, ये अभिलाम से नाम से पुकारे जाते हैं। तो अभिलाम के नाम से पुकारे जाते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसको कहेंगे? दूसरे माध्यम में मूर्त जाती है हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहलाते हैं, कहते हैं। चित्र में क्यू और अपवर्तित किरण है, मतलब आ गया। आपतन कोण, आपतित किरण अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण एन क्यू पी बराबर आई को अपतन कोण से नाम से पुकारे जाते हैं। आगे प्यारे बच्चों, आगे हम समझेंगे कि अपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहते हैं अपवर्तित किरण को अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपतन कोण कहते हैं। जिस चित्र में दर्शाया गया उसको आर से नाम से पुकारते हैं, अपवर्तन कोण के नाम से जाने जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अच्छा से समझने के प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जाएगा कि जो ए बी हुआ वो एक लेंस से गया है, एक लेंस है, क्योंकि ए से लेकर बी तक एक लेंस है। अगर लेंस में अगर आपतित किरण सीधी टकराती है, अगर दिशा को हल्का चेंज कर देती है, मुड़ जाती है अलग माध्यम में, सीधी रेखा में अगर आपतित किरण सीधी रेखा आती है, किसी से टकराती है तो दिशा को परिवर्तन कर देती है, तो उसके कारण हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। अब देखिए, जो ऊपर में हुआ वायु, वायु की अपेक्षा कहेगा कांच, कांच की अपेक्षा कहेगा तो वायु। बिला माध्यम में कह देगा कांच की अपेक्षा क्या होता है, कांच की अपेक्षा बिला माध्यम, और वायु की अपेक्षा होता है सगा माध्यम। याद रखना पहले बच्चों, इसी के नाम से कहते हैं अगर सगा माध्यम से बिला माध्यम में जाती है, मानी बेरल माध्यम में, याद रखना जो बेरल माध्यम, जो सगा माध्यम से बिला माध्यम जाती है तो अभिलंब की दूरी क्या होती है, हट जाती है। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोग को समझाया गया, क्योंकि कांच ऊपर सगा माध्यम हो गया, नीचे बेरल माध्यम हो गया, कांच ऊपर हो गया, नीचे वायु हो गया, ठीक है। इस प्रकार से समझाया जाएंगे आप लोग को। आगे मेन पॉइंट क्या कहता है आप लोग समझेंगे यहाँ पे। आगे यहाँ पे समझेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशता संघा माध्यम से प्रकाशता बिला माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर दूर हट जाती है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण बिरल माध्यम से संघा माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मानी कहती है कि बिरल माध्यम से संघा माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर कौटा मुड़ जाती है। अगर इसका उल्टा करेंगे, इसका संघा माध्यम से बिरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूरी हट जाती है। याद रखना प्यारे बच्चों, जबकि प्रकाश किरण संघा माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो इसका क्या होगा, अभिलंब से दूरी हट जाती है। अगर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि प्रकाश किरण बिरल माध्यम से संघा माध्यम में जाती है तो इसका अभिलंब की ओर कहते मुड़ जाती है। इसका कहने का मतलब है। आगे पॉइंट है तीसरा पॉइंट, कहता है कि प्रकाश किरणें बिरल माध्यम से संघा माध्यम की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, लेकिन जब प्रकाश किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह लंबवत पर पड़ती है तो वह बिना मुड़ सीधी निकल जाती है। यानी उसका लिए दो माध्यम को अलग करने की सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़ जाती सीधी निकल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबवत पड़ने वाली किरण को सिली से सीधी निकल जाती है। यानी लंबवत पड़ने वाली होगा जो अभिलंब है, वो अभिलंब को सीधी लंबवत पड़ेगी तो सीधी निकल जाती है। क्या निकलता है, सीधी निकलती है। बाकी अगर पीछे की आपकी किरण किसी सतह से टकराती है तो अभिलंब से दूरी हट जाती है। अभिलंब से क्या होता है, दूरी हट जाती है। आगे जानेंगे। आप कहेंगे अपवर्तन किसको कहेंगे, अपवर्तन। आप कहेंगे अपवर्तनांक किससे कहेंगे, इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में समझेंगे अपवर्तनांक क्या कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आइए कि आप अपवर्तनांक किससे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे प्यारे बच्चों की क्या है, अच्छा से समझिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। क्या कहता है, n से सूचित किया जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक को बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल, उसके माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे में आप लोग को बताया गया होगा यहाँ पर, जैसे में कि जैसे कांच के निकालना होगा, कांच का अपवर्तनांक को क्या के बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल को। तो याद रखना कि जब प्रकाश के चाल कितने होते हैं, प्रकाश के चाल होते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं, और अगर कांच में प्रकाश के चाल होते हैं 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इन दोनों को भाग दिया जाता है तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.242 होता है। सभी पदार्थों में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। इस सवाल है, बहुत लोग एग्जाम में पूछ रहे हैं निपेक्षण अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। किसी माध्यम का निवार्य की अपेक्षा अपवर्तनांक को उस माध्यम का निपेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि वायु का अपवर्तनांक को लगभग में 1 होता है, इसका 1 होता है। आइए प्यारे बच्चों आगे की बात कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे, अपेक्षित
अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके बारे में समझें। जो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षी अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे में यहाँ कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। मानी इसका होता है कि माध्यम जो 2 में है उसका प्रकाश की चाल होती है और जो माध्यम 1 में है वो प्रकाश की चाल कहलाते हैं। उसका क्या अनुपात को बोला जाता है, अपेक्षी अपवर्तनांक को कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझेंगे कि परिज बोला जाता है। परिज किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे ही किसी पारदर्शक माध्यम से। आइए प्यारे बच्चों, अब आगे है लेंस। अब लेंस के बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों के लेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लेंस क्या है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस को किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों अच्छा से समझिएगा कि लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो रहता है, उससे लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं उल्टा लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहले समझिए प्यारे बच्चों को उल्टा लेंस किसको कहते हैं। उल्टा लेंस में दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, क्योंकि उल्टा लेंस में दोनों के किनारे की अपेक्षा बीच का में भाग होता है वो मोटा होता है, उसे उल्टा लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहेंगे या दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे देखिए आइए आगे पढ़ते हैं कि स्केल के नियम। बहुत लोग प्यारे बच्चों अच्छा से समझिएगा स्केल के नियम। स्केल के नियम से क्या समझते हैं, पीछे का या एग्जाम में कहेगा कि किन्हीं 2 माध्यमों का और प्रकाश के किसी विशेष वर्णन के लिए अपवर्तन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात को एक निर्देशांक होता है, एक नियतांक होता है। यदि मैं कहा कि अपवर्तन कोण आई हो और अपवर्तन कोण को आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के स्केल के नियम से जानते हैं। साई आई बटा साई आर बराबर होता है एक नियतांक होता है। आगे प्यारे बच्चे सुनेंगे, यहाँ पर जानेंगे और अच्छा से यहाँ पर समझेंगे कि उल्टा लेंस के निम्नलिखित में 3 रूप होते हैं। मानी उल्टा लेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों कि उल्टा लेंस में 3 भाग होते हैं। उभयतल लेंस किसको कहते हैं, जिनके दोनों तल उठल हो उसके उभयतल लेंस कहते हैं। जैसे समतलोतल लेंस किसको कहेंगे, जिनका एक तल समतल हो और दूसरा उतल हो उसे समतलोतल लेंस कहते हैं। अपलोतल लेंस किसका कहते हैं, जिसका एक तल का अवतल हो दूसरा उतल हो उसे अपलोतल लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताइए फिगर से देखिए, एक सिक्का बीच में उठा हुआ, दोनों के इसका अपेक्षा उठा हुआ, एक अवतल है एक समतल है, एक उतल है एक ढांसा हुआ है, तो उसको अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप समझेंगे प्यारे बच्चों। अब आगे जैसे उल्टा के लेंस के लिए 3 भाग में हो गया, तो अवतल लेंस के निम्नलिखित में 3 रूप होते हैं। पहला होगा उभयतल लेंस, दूसरा होगा समतल वाला लेंस, तीसरा होगा उतल वाला लेंस कहते हैं। इसका समझेगा कि जिनके दोनों तल पर अवतल हो, जिनके दोनों तल का अवतल हो उसे उभयतल लेंस कहते हैं। समतलोतल लेंस किसको कहेंगे, जिनका एक तल समतल है और दूसरा अवतल हो उसे समतलोतल लेंस कहते हैं। दूसरे तीसरा पॉइंट है कि उतलोतल लेंस किसे कहते हैं, जिसका एक तल का उतल और दूसरा अवतल हो उसे उतल लेंस कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर आता है लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र 2 है, 2 घेरने वाली है सतह पर, तो इसको वक्रता केंद्र के नाम से, एक C1 और C2 होगा, इसी के नाम से पुकारे जाते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है C1 और C2 वक्रता केंद्र है। लेकिन अब मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, किसी लेंस का मुख्य अक्ष की उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। जैसे चित्र में C1 और C2 को मिलाने की वाली रेखा को प्रधान अक्ष है। लेंस का प्रकाश केंद्र किसको कहेंगे, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिसे होकर जाने वाली किरणें लेंस से परावर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे ऑप्टिस सेंटर दिया है, ऑप्टिस सेंटर जिसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। प्रिंसिपल अक्ष दिया, मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल अक्ष कहा जाता है और वक्रता केंद्र को ऑप्टिस सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिस सेंटर कहा जाता है वक्रता केंद्र को, और प्रिंसिपल अक्ष होगा प्रधान अक्ष को बोलते हैं। इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा से समझेंगे, बहुत प्यारे बच्चों अच्छा से समझना।
यहाँ पर है प्रश्न कहते हैं कि ओटा लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। बहुत ही जॉन पूछते हैं प्रश्न है, क्योंकि ओटा लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उत्तर में ओटा लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारी करना, यही कारण है कि ओटा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आगे देखिए, अब आगे दूसरा प्रश्न कहते हैं कि ऑप्टल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ऑप्टल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका उत्तर में बनेंगे ऑप्टल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारी करना, यही कारण है कि ऑप्टल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्यारे बच्चों आप आइए, प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर खत्म होगा। अब यहाँ पे मोस्ट वीविया महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाई एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। आप प्यारे बच्चों आप डरते हैं कि क्या कितना आप लोग सही करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट में है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखना प्यारे बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं, पहला होगा। दूसरा पॉइंट है निवार्ड में प्रकाश की चल सबसे अधिक होती है, याद रखना प्यारे बच्चों। निवार्ड में प्रकाश की चल सबसे अधिक होती है और निवार्ड के बाद हवा में प्रकाश की चल अधिकतम होती है। तो बढ़िया प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा में पॉइंट है कि ऑप्टल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखना प्यारे बच्चों, ऑप्टल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ओटा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा चौथा पॉइंट है कि आवर्धन के ऋणात्मक मान यह बताता है कि परावर्तन के दर्पण के अपेक्षा उल्टा है बच्चों। आगे है कि किसी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। आगे पॉइंट है कि जल कांच प्लास्टिक लेंस के लिए प्रयोग किए जाता है, लेकिन मिट्टी लेंस के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आगे है कि ओटा लेंस की फोकस दूरी किस होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्टल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी लेंस की आवर्धन कैसा मात्रक वही होती है। आगे जाएंगे प्यार जाएंगे। और यहाँ पे लेंसों के मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है, निगत किरण एवं अभिलंब के बीच में कौन होती है। निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण निगत कोण कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक वायु है, बर्फ कांच की तुलना में सर्वाधिक होता है। ओटा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, आप याद रखना प्यारे बच्चों। ओटा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता मात्रक होता है, लेंस की क्षमता इस मात्रक होता है डायोटा है। प्यारे बच्चों आगे हम कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न एवं उनके उत्तर अगले में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग वीडियो पसंद आया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना दोस्त के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि अब लास्ट में हम प्रश्न के उत्तर लेकर आए, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो को, आप नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग छोटा सा कमेंट करना। अगर आप लोग के लिए एक बातचीत बताया जाएगा कि जिनको भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, साइंस स्मार्ट क्लासेस में एक ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर साइंस स्मार्ट क्लासेस एक ऐप है, वहाँ एप्लीकेशन पर जाकर आप वहाँ पे आप PDF नोट्स का अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं ऐप में। साइंस स्मार्ट क्लास प्ले स्टोर पर जाकर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर जाकर अपलोड करके आप करते हैं। तो प्यारे बच्चों अच्छे होंगे, तो चलते आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।